हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने देखा कि कैसे एलाइट्स टूरिस्ट पेरेटो, मॉस्का, मिकेल और मिल पावर को एक छोटी रूलिंग क्लास के हाथ में समझते हैं। आज हम उसके बिल्कुल अपोजिट पर्सपेक्टिव को समझेंगे और वो है प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। प्लूरिस्ट थ्योरी ये कहती है कि पावर किसी एक एलाइट के पास नहीं होती, बल्कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप जैसे ट्रेड यूनियंस, बिजनेस लॉबीज, एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स सभी अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। ये ग्रुप्स हमेशा एक दूसरे से compete करते रहते हैं और इसी कंपटीशन से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो फ्लोरिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट एक न्यूट्रल रेफरी है। एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करती है। जैसे फुटबॉल मैच में रेफरी दोनों टीम्स के बीच फेयरनेस मेंटेन करता है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपीटिंग ग्रुप्स की डिमांड को बैलेंस करती है। किसी एक ग्रुप का कंप्लीट डोमिनेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। फिर उसके बाद अ, जो है प्लोरिस ये भी मानते हैं कि पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती, बल्कि फ्रेगमेंटेड होती है। फ्रेगमेंटेड होती है मतलब एक ग्रुप हेल्थ पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करेगा, तो दूसरा ग्रुप ट्रेड पॉलिसी पे, तीसरा ग्रुप इन्वायरमेंट के मामले में स्ट्रांग होगा। तो हर जगह अलग अलग एक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो सिंपल शब्दों में प्लूरलिस्ट थ्योरी कहती है कि डेमोक्रेसी एक बैटलफील्ड है। क्या है? डेमोक्रेसी एक बैटल फील्ड है, जहाँ कई सारे ग्रुप्स compete करते हैं और इसी कंपटीशन से रियल पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये एलाइड थ्योरी का एक अल्टरनेटिव विजन है, जहाँ एक स्मॉल रूलिंग क्लास के बजाय सोसाइटी के मल्टीपल ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो लास्ट लेक्चर में हमने एलाइड थ्योरिस्ट को पढ़ा था, जहाँ पावर एक स्मॉल रूलिंग माइनॉरिटी के हाथ में होती है। आज हम इसका बिल्कुल उल्टा ही समझेंगे कंसेप्ट, वो है प्लूरिस्ट थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि भाई जो पावर है वो एक जगह। तो कुछ इंपॉर्टेंट की थिंकर्स और उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो रॉबर्ट टेल ने अपनी फेमस बुक हु गवर्न्स में, हाँ, हु गवर्न्स रॉबर्ट डेल की फेमस बुक है। तो इन्होंने न्यू हेवन की सिटी जो है पॉलिटिक्स का स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कोई एक ग्रुप सब कुछ कंट्रोल नहीं करता, अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग ग्रुप इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसी बेसिस पर रॉबर्ट डेल ने एक कंसेप्ट दिया, पॉलीआर्की, आइडिया ऑफ पॉलीआर्की, जिसका मतलब है रूल ऑफ मेनी। क्या है मतलब? रूल ऑफ मेनी। यहाँ मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं जो डेमोक्रेसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाते हैं। बस इतनी ही बात इन्होंने बोली। दूसरा हम पढ़ें तो एन पॉल्सबी। तो नेल्सन ने भी 1963 में अपनी बुक कम्युनिटी पावर एंड पॉलिटिकल थ्योरी में डेल के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया था। उनका कहना था कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में पावर किसी एक के पास कंसंट्रेट नहीं होती, बल्कि सब ग्रुप को compete करने का उन्हें चांस मिलता है। तो ये ओपन कंपटीशन ही प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी का कोर है। ओपन कंपटीशन, ध्यान रखना। ओपन कंपटीशन ये क्या है? प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी का कोर है। तो पावर फ्रेगमेंटेड है, ग्रुप कंटिन्यूअसली compete करते हैं, गवर्नमेंट न्यूट्रल मीडिएटर है। अगर आप समझो ध्यान से, तो समझने लायक बात तो यही है कि प्लूरलिज्म में डेमोक्रेसी एक सिंगल रूलर या रूलिंग एलाइट की मोनोपोली नहीं होती, बल्कि ये एक एरेना ऑफ कंपटीशन होता है, जहां मल्टीपल ग्रुप जैसे ट्रेड यूनियन, बिजनेस लॉबीज, एनजीओज अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो प्लूरलिज्म एक तरह से इलाइट थ्योरी का काउंटर है। इलाइट थ्योरी कहती है कि एक छोटी रूलिंग क्लास के पास रियल पावर होती है, लेकिन प्लूरलिज्म ये कहता है कि पावर सोसाइटी में स्प्रेड होता है। तो लेकिन एक लिमिटेशंस भी है। क्या सभी ग्रुप के पास इक्वल रिसोर्सेज होते हैं? एग्जाम्पल के लिए अ, एक कॉरपोरेट लॉबी और एक स्मॉल ट्रेड यूनियन के बीच पावर बैलेंस हमेशा इक्वल नहीं होता है। अब प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ पावर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि भाई प्लूरिस्ट थ्योरी का कहना क्या है। तो आप जो है अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो इस चीज को।
अब प्लूरिज्म एक तरफ तो डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटरी लगता है, लेकिन इसके कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी हैं। वो है फोकस ऑन विजिबल डिसीजन ओनली। फोकस ऑन विजिबल डिसीजन ओनली मतलब प्लूरिस्ट मेनली उन डिसीजन पे ध्यान देते हैं जो ओपनली डिस्कस और वोट होते हैं, लेकिन जो नॉन डिसीजंस होते हैं जैसे जहां पावरफुल ग्रुप्स किसी मुद्दे को शुरू होने ही नहीं देते, उन्हें प्लूरिस्ट थ्योरी इग्नोर कर देती है। उसके बाद है इंटरनल डेमोक्रेसी प्रॉब्लम। इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर भी प्रॉब्लम है, हर ग्रुप में सभी मेंबर्स इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करते। ज्यादातर पावर एक छोटे से लीडरशिप के हाथ में होती है, जिससे जेन्युइन डेमोक्रेसी पूरी तरीके से वीक हो जाती है। उसके बाद अनइक्वल एसेस टू पावर थ्योरी एज्यूम करती है कि हर ग्रुप के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है compete करने की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वेल्दी, वेल ऑर्गेनाइज्ड और मीडिया एसेस वाले ग्रुप डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस अपना जमा लेते हैं। तो ये तीनों ही रीजन की वजह से क्रिटिक्स कहते हैं कि प्लूरलिज्म प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी को ओवर एस्टिमेट करता है और अनइक्वल स्ट्रक्चर को अंडर प्ले करता है। ठीक है। अब प्लूरलिस्ट थ्योरी को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाने वाला एक ही आदमी था और वो थे रॉबर्ट डेल। तो रॉबर्ट डेल ने अपने लेटर राइटिंग्स में खुद के ऑप्टिमिस्ट को रिवाइज किया। इन हिज बुक डिलेमा ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, डेल ने एडमिट किया कि पॉलिटिकल कंपटीशन हमेशा फेयर और बैलेंस नहीं होती। वेल्दी ग्रुप, पावरफुल मीडिया हाउसेस और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज वाले लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा इन्फ्लुएंस जमा लेते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि वीकर या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए compete करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्लूरलिज्म का जो इक्वल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का आइडियल था, वो पूरी तरीके से वीक हो जाता है। यानी डेल ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि प्लूरलिज्म एक यूजफुल थ्योरी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी को एक जो है परफेक्ट फेयर मॉडल डेमोक्रेसी को एक परफेक्ट फेयर मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऐसा वो कहते हैं। प्लूरिस्ट थ्योरी के एक और बड़े क्रिटिक थे और वो थे चार्ल्स लिंडब्लूम, जिन्होंने अपने बुक पॉलिटिक्स और मार्केट्स 1977 में एक पावरफुल क्रिटिक दिया था। और वो क्रिटिक ये था कि चार्ल्स ने कहा कि प्लूरिज्म का जो एजप्शन है कि सब ग्रुप इक्वल कंपटीशन करते हैं, ये रियलिटी में गलत है। उनके हिसाब से बिजनेस इंटरेस्ट एक प्रिविलेज्ड पोजीशन एंजॉय करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशंस के पास इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, कैपिटल का कंट्रोल होता है जो पॉलिसी मेकिंग के लिए एसेंशियल है, और पॉलिटिशियंस को डर होता है कि अगर बिजनेस क्लास नाराज हुआ तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इसी वजह से कॉरपोरेशंस जो है वो डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस जमा लेते हैं पब्लिक पॉलिसी पर, चाहे टैक्सेशन हो, रेगुलेशन हो या वेलफेयर पॉलिसीज, सब में बिजनेस के फेवर में बायर्स दिखता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि चार्ल्स कहते हैं कि ये जो है वो स्ट्रक्चरल बायस डेमोक्रेसी के अंदर ही एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, जिससे इक्वल ग्रुप कंपटीशन का प्लूरिस्ट क्लेम अंडरमाइन हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा है कि प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। सबसे पहले देखा कि प्लूरिस्ट कहते हैं कि पावर एक ही एलाइट के पास नहीं होती बल्कि मल्टीपल कंपीटिंग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर हमने स्टडी किया रॉबर्ट डेल और पॉल्स बी के कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने प्लूरिज्म को एक डेमोक्रेटिक और रिस्पॉन्सिव मॉडल के रूप में समझाया। लेकिन फिर देखा कि इस थ्योरी पर काफ़ी क्रिटिक्स भी आए, जैसे नॉन डिसीजन को इग्नोर करना, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी और अनइक्वल एक्सेस टू पावर। तो डेल ने खुद अपने लेटर वर्क्स में माना है कि कंपटीशन हमेशा फेयर नहीं होता। और फाइनली चार्ल्स ने भी हाईलाइट किया कि बिजनेस इंटरेस्ट एक प्रिविलेज पोजीशन इंजॉय करते हैं जो डेमोक्रेसी में स्ट्रक्चरल बायस को क्रिएट करते हैं। सो ओवरऑल प्लूरलिज्म एक इम्पोर्टेंट और डेमोक्रेटिक थ्योरी है, लेकिन अपने लिमिटेशंस के साथ। अगले लेक्चर में हम एक और पावरफुल पर्सपेक्टिव देखेंगे जो इस डिबेट को और इंटरेस्टिंग बनाता है। तब तक के लिए नोट्स रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर मोर एग्जाम फोकस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।